जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सबों को बताए थे कि लुसेंट समझने के सबसे आसान तरीके से संविधान को हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम कल थोड़ी सी डिस्कशन किए थे, जो रेगुलेटिंग एक्ट के चर्चा किए थे। जस्ट 10-15 या 20 मिनट की वीडियो थे। आज हम भारतीय संविधान के संक्षिप्त इतिहास जो होता है, इस लुसेंट में बुक में जितना दिया हुआ है, हम उसकी चर्चा करेंगे। लुसेंट के बुक में जितना दिया हुआ है, हम उसकी चर्चा करेंगे। जो भी बात बोलने का को हमको होगा, सिर्फ हम लुसेंट के बुक से ही हम क्वेश्चन उठाएंगे, ना कि हम कहीं से, चाहे उसी लाइन को हम रिपीट करेंगे, दोहराने की कोशिश करेंगे। हम बाहर क्वेश्चन कहीं से नहीं ऐसी बात बोलेंगे, क्योंकि जब हम बोर्ड पर आएंगे तो सारे, हम कल बताए थे कि सारे इकट्ठा हम करके हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए, आज जो है सो सिर्फ लुसेंट के माध्यम से, जो कल रेगुलेटिंग एक्ट की पूरा चर्चा किए थे, और हम आपको बताए थे कि क्यूज जैसे हम क्वेश्चन चर्चा करने के बाद क्वेश्चन जो है सो हम इसी में से जो जितना हम बता चुके हैं उससे बाहर नहीं रहेगा, उसी की हम चर्चा करेंगे और उससे एक भी बात बाहर नहीं रहेगा। जब हम लुसेंट ऑब्जेक्टिव पर आएंगे तो ऐसे ही फोटो दिया रहेगा, हम उसके समझा, वहाँ पर भी समझा करके हम उत्तर ऐसे टिक लगाएंगे, ऐसे टिक लगाएंगे, ये होगा, इसका ये होगा, पढ़ेंगे। लेकिन जो हम आजकल जो डिस्कशन कर रहे हैं, आज लुसेंट के वन लाइनर के पॉइंट से हम क्या करेंगे, तो उसकी हम जो है सो चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद हम ऐसे ही पूछेंगे रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, पलासी युद्ध कब आया। तो आपको दोस्तों क्या करना है, कुछ नहीं करना है। हम इस पे स्क्रीन पर सिर्फ उसका जो क्वेश्चन बनाया है वो नहीं दिखाई देंगे। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा कि ऐसे ही सर क्वेश्चन रखा जाए सामने में और पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन हम रखेंगे तो फिर पढ़ाने का मतलब नहीं होना चाहिए। जो है सो हम समझाएंगे, क्वेश्चन का हम एक झलक सिर्फ दिखा देंगे, फिर हम साइड करके हम ऐसे ही कोई जो है से थंबनेल पर आए रहेंगे और क्वेश्चन करते रहेंगे। आप लोग उसको जवाब मन ही मन सोचिएगा, या तो वीडियो को रोक के कमेंट में लिखिएगा, नहीं लिखिएगा तो आप सोच कर रहिएगा, उसका जवाब 1 से 2 मिनट सेकंड के बाद आपको मिल जाएगा। जवाब मिलने के उपरांत हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को 4 ऑप्शन बना करके PDF बना करके हम फिर इसी तरह वीडियो के आप लोगों के समक्ष आएंगे, सामने आएंगे। तो इस प्रकार मेरा वीडियो कोई भी टॉपिक पर रहेगा तो 3 वीडियो बनाकर हम आप सबों के समक्ष रखेंगे। एक तो इसका सबसे पहले वन लाइनर हम चर्चा करेंगे, पूरे वन लाइनर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद क्या होगा, चर्चा करने के बाद ऑब्जेक्टिव और जो हम बनाएंगे उसमें थोड़ा डिफरेंस ये हो जाएगा फ्रेंड्स, कि या तो हम पहले ऑब्जेक्टिव डालेंगे, लुसेंट का ही ऑब्जेक्टिव है, या नहीं तो हम जो अभी बताए हैं वो डालेंगे। यही होगा, या तो पहले ऑब्जेक्टिव डालेंगे या जो हम बताए हैं वो डालेंगे। इससे आगे पीछे हो सकता है, कोई बात नहीं, इसी में से हम वन लाइनर बनाएंगे। जैसे हम कल आप लोगों को दिखाए थे, कल जो है सो हम आप लोगों को दिखाए थे, यहाँ तक बताए थे, यहाँ से इससे ऊपर बताए थे, इससे ऊपर हम बताए थे। जो आज हम ज़रा से इसको डिस्कशन बस मोटा मोटी करेंगे ना करेंगे। इससे अच्छा है कि आप लोग दूसरा ही वीडियो देख लीजिएगा। क्या करेंगे, हम 1853 के चार्टर अधिनियम से आगे बढ़ेंगे और संक्षिप्त इतिहास को आज ख़त्म करेंगे। चाहे 1 घंटा का क्लास बने या 45 मिनट का क्लास बने, जो भी बने, चाहे जितने भी लंबा बने, हम बनाने के बाद इसके बाद हम जस्ट ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। या तो ये हमारा सेट किया हुआ रहेगा, या तो लुसेंट में से लेंगे। इसलिए आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। और इसमें कोई गड़बड़ी आपको समझने में, या आवाज़ प्रॉब्लम, या कोई प्रॉब्लम, या बोलने में स्त्रीलिंग पुल्लिंग, या कोई भी, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर शिकायत कीजिएगा, तो हम उसका बिल्कुल सुधार करेंगे। हम उसमें सुधार करेंगे, बिल्कुल सुधार करेंगे। जहाँ तक होगा हम बिल्कुल प्रयास करके आप सबों के समक्ष हम आने की कोशिश करते रहेंगे।
तो चलिए बाबू लोग, आज हम यहाँ से चर्चा कर रहे हैं तो 1853 का चार्टर अधिनियम। क्या है दोस्तों? 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम में क्या हुआ था? इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? 1853 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी को महत्वपूर्ण पदों की प्रतियोगिता परीक्षा आधार पर भरने की व्यवस्था की। नामजदगी का मतलब हो गया कि जन्म जन्मांतर वाला जो हम है तो दूसरा मेरे ही बेटे या कोई आएगा, नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया कि कोई नहीं रहेगा, इसके अलग प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। एग्ज़ाम लेगा, जैसे आप लोग कंपटीशन के माध्यम से जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम लेते हैं हम लोग, उसमें पास करना पड़ता है और जनसंख्या बढ़ते उसमें पीटी भी हो गया, पहले पीटी हो गया, इसके बाद मेंस हो गया, तो मेंस के बाद क्या होगा? इंटरव्यू हो गया। अच्छा एग्जाम में इंटरव्यू हुआ तो इसके बाद मेरिट लिस्ट बनता है। तो ये सबके लिए समान है। तो वो नामजदगी वाला सिद्धांत को ख़त्म करके क्या आ गया? प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। तो दोस्तों हम जब एक बार और बता दूं, जब हम जो वन लाइनर जो हम अपना तरफ से पूछेंगे तो वहाँ ऐसे ही पूछेंगे मैकाले समिति की नियुक्ति कब होगी, तो आपको जवाब देना होगा 1854 ईस्वी में, या नहीं तो 1854 ईस्वी में भारतीय संविधान में क्या हुआ, किसकी नियुक्ति हुआ, तो आप लोग को कहना होगा मैकाले समिति की नियुक्ति। तो यहाँ तक इसी प्रकार से हम इसी में से पूछेंगे, इसी का नेक्स्ट हम लिख देंगे, जो है डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, इसी का जो है सो डिस्कशन क्यूज क्वेश्चन है। तो आप लोग को ऐसे ही जवाब देना होगा। हम पूछेंगे मैकाले समिति की नियुक्ति कब हुई, तो 1854 ईस्वी में, आप लोग को 1854 ईस्वी कहना होगा। तो बाबू लोग नेक्स्ट दूसरा को इसमें क्या है, दूसरा में इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। क्या किया गया? 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को के अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए। इसके तहत परिषद में कितने नए पार्षद जोड़े गए? तो 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधानसभा कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? विधानसभा कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? विधानसभा। जिन्हें क्या कहते हैं? विधानसभा। तो हम अगले दिन पूछेंगे किसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए हैं, तो जिन्हें विधानसभा कहते हैं। चलिए इसमें हो गया इस टॉपिक का। चलिए आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं 1858 ईस्वी को भारत शासन अधिनियम। 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ, हम इसकी चर्चा अभी तुरंत आप सबों के समक्ष करने जा रहे हैं। तो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम की विशेषता क्या है? इस अधिनियम की विशेषता है, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में क्या है? इस अधिनियम की विशेषता यह है कि भारत की शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। किसके हाथों में सौंपा गया? तो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत में मंत्री पद, भारत में कौन सी पद? भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। भारत में क्या की गई? मंत्री पद की व्यवस्था की गई। भारत में क्या की गई? तो मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्य की भारत परिषद का सृजन हुआ। 15 सदस्य की भारत परिषद का सृजन हुआ। 15 सदस्य की किसकी सृजन हुआ? तो भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा। 8 किसके द्वारा? 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा। 7 सदस्य कंपनी के निर्देशक। 7 सदस्य कंपनी के निर्देशक मंडल द्वारा। 7 क्या हुआ? तो 7 सदस्य कंपनी के निर्देशन मंडल द्वारा। चौथा है भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण।
भारतीय मामलों पर, मतलब भारत का जो भी मामला था, कोई भी मामला था, इसमें ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण, मतलब इसका कंट्रोल ब्रिटिश संसद का ही सीधा नियंत्रण स्थापित कर दिया, मतलब वही करे जो भी करे। पांचवा क्या है, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मुगल बादशाह जो ये लोग सब था, तो उसके पद को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इस अधिनियम के द्वारा क्या है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल, भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद प्रति उत्तरदायी होता है। क्या होता है, प्रति उत्तरदायी होता है। भारत शासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। भारत शासन पर क्या था, इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था। उसी का वाक्य क्या होता था, अंतिम होता था। उसी का वाक्य अंतिम होता था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य व्ययों के विषय में, चाहे वह समाज के मतलब नीति अच्छी विषय में हो या गलत विषय में हो। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। भारत में जो गवर्नर जनरल नाम था उसका बदलकर वायसराय किया, मतलब सब कुछ ठीक है, वायसराय उसको कहा जाएगा। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय। तो बाद में क्या हुआ, यह अंतिम लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। प्रथम वायसराय तो उसी के मतलब गवर्नर जनरल के नाम हटा करके वायसराय करी थी, इसलिए प्रथम हो गया। इसी के माध्यम से हम दोस्तों आप सबों के समक्ष चर्चा हम करेंगे। नेक्स्ट हम जो है सो चर्चा करने जा रहे हैं तो थोड़ा वीडियो को लाते हैं नज़दीक में, हो जाता है, नहीं पकड़ पाता है, मैं फ़ोटो बढ़िया से नहीं खींच पाए, इसलिए वीडियो ऐसा हो गया है। देखिए वीडियो जैसे फटा हुआ लग रहा है, अभी तक नहीं पकड़ रहा है इसका। तो क्या हुआ है, 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, 1831 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, 1861 है। क्या है दोस्तों, 1861 है भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861 है। तो हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं 1861 ईस्वी में भारत 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम क्या है, तो भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता क्या है, इस अधिनियम की विशेषता क्या है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। क्या किया है, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने थे। कितने थे,
तो मात्र 6 महीने होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। क्या कही गई? तो विधान परिषद की स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत हुई। भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तार परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। क्या कर सकता? गैर सरकारी के सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि 1862 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव के विधान परिषद में मनोनीत किया। ये ऑब्जेक्टिव तो साफ है, चूँकि नोट में भी दिया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ही इस ऑब्जेक्टिव का मायने भी है। चूँकि मूल बातें हैं तो ये हमको इस ऑब्जेक्टिव के कंसेस होकर देखिए क्या लिखा हुआ है। 1862 ईस्वी के कब? 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों को 1862 ईस्वी में देश मेरा जीत लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों को बनारस के राजा, कहाँ का? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। चलिए नोट है, इसको कंसेस होकर देखिए। 1873 ईस्वी का अधिनियम, 1873 ईस्वी का अधिनियम, 1873 ईस्वी का अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया, इस अधिनियम के द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या होता है? कभी भी तोड़ सकता है। इसका कोई 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1 जनवरी। सिर्फ वहाँ चर्चा किया कि कभी भंग कर दिया जा सकता है, लेकिन 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया ही गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चर्चा कर रहे हैं शाही उपाधि अधिनियम 1876। शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति की गई। क्या की गई? छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को की एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत के समांगी घोषित किया गया। भारत को क्या किया गया? तो समांगी घोषित किया गया। चलिए 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम क्या है? तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। क्या हुई? तो अप्रत्यक्ष प्रणाली की शुरुआत हुई। क्या हुई? तो अप्रत्यक्ष प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय
अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। क्या की गई? प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम मार्लेमिंटो सुधार, इसी में हुआ था। 1909 ईस्वी को भारत परिषद अधिनियम मार्लेमिंटो सुधार हुआ था। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपलब्ध किया गया। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए, किसके लिए? तो मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम पूछेंगे आगे। जो हम जब बता दिए थे कि हम क्वेश्चन इसका क्यूज के रूप में करेंगे, तो पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किस अधिनियम के तहत किया गया? तो आपको वहाँ कहना होगा कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। ठीक है, इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकता है। उसमें कंडीशन लगा दिया कि मुस्लिम सदस्य, मुस्लिम को जो भी चुनेगा तो वो मुस्लिम मतदाता ही चुन सकता है, मतदाता ही कर सकता है, मुस्लिम मतदाता ही कर सकता है। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता, इस अधिनियम में सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई, वैधानिकता प्रदान की गई। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। लॉर्ड मिंटो को, किसको? तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के गवर्नर के जनक के रूप में जाना जाता है। हम पूछेंगे कि भारतीय संविधान के किस अधिनियम के तहत लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक माना गया, तो आपको 1909 का भारत परिषद अधिनियम का कहिएगा, जवाब दीजिएगा। या तो लॉर्ड मिंटम 1819 में क्या किया, कौन इसको क्या माना जाता है, इसका जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे है। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी, भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई। क्या की गई? नियुक्ति की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद, क्या? तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने की, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने क्या किया? चलिए, केंद्रीय और प्रशासनिक, किसके? तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का और क्या है? मत देने का अधिकार मिला। क्या मिला? तो मत देने का अधिकार मिला। मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में वृद्धि, प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। क्या बने? तो प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। उन्हें क्या बनाया गया? विधि सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कोऑपरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। क्या किया गया? तो अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। बाबू लोग, आज को हम एक बात और बता दूं कि अभी जो हम वीडियो यहाँ शूट कर रहे हैं, तो यहाँ आंधी चल रही है, हवा चल रही है। वैसे बहुत अच्छी हवा है, गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में ये ठंडी ठंडी हवा तो बहुत मज़ा आ रहा है काफ़ी। इसलिए न इंडिया को, भारत को स्वर्ग कहा गया है दूसरे देशों की तुलना में, विश्व की दुनिया की तुलना में। यहाँ एक मंदिर भी है, यहाँ लोग पूजा करने के लिए आते हैं। वहीं पर हम बैठकर जो है सो ये वीडियो शूट कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो कभी कभी घंटी, तो कभी कभी काक की आवाज़ अर्थात कौवा की आवाज़, तो कभी कोयल की आवाज़ आपको कभी कभी सुनने को मिल जाएगा।
हम कोशिश करेंगे कि बाहरी आवाज़ ना आए। हम उसी प्रकार से मोबाइल का ईयरफोन पूरा मुंह के पास लिए हैं और आवाज़ बहुत मिनिमम देकर हम शूट कर रहे हैं। तो दोस्तों इससे घबराइएगा नहीं। हम जो है सो हवा बह रही है, हम इसको तो रोक भी नहीं सकते हैं। सब कुछ देखकर काम करना पड़ता है, तो हम तो रोकने वाले भी नहीं हैं, इसलिए इसको नज़रअंदाज कीजिएगा। चलिए इससे आगे चर्चा हम नोट की चर्चा कर रहे हैं कि नोट की चर्चा में क्या है। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय। चल देख लीजिए, 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे उस समय। 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरा केंद्रीय परिषद। तो स्थापना की गई थी क्या? प्रथम था राज्य परिषद और दूसरा था केंद्रीय परिषद। राज्य परिषद के सदस्य की संख्या 60 थी। राज्य परिषद की सदस्य की संख्या कितनी थी? 60 थी। तो वहाँ हम कभी पूछ देंगे कि राज्य सदस्य में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60 कितनी थी? तो 60। कितनी थी? तो 60 थी। चलिए नेक्स्ट है इसका 60 थे, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे। 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 5 वर्ष का होता था। केंद्रीय विधानसभा सदस्यों की संख्या 144 था। कितने था? 144 था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 था, जिसमें 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। उनका कार्यकाल कितने वर्ष का था? तो 3 वर्ष का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। क्या थे? दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था। क्या था अंतर? इसमें एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन का था। इसमें बजट स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों के 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। कितने उपवर्गों में? 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। आरक्षित तथा हस्तांतरित या आंतरिक। आरक्षित, हस्तांतरित और आंतरिक। तो नेक्स्ट है आरक्षित विषय। बोले थे आरक्षित विषय आरक्षित विषय में 2 विषय थे। आरक्षित विषय और क्या थे? आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय में क्या है? वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातिया
क्रिमिनल ट्राइब्स, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बागलर, क्या है, वायलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं। छोटे बंदरगाह और क्या, तो सार्वजनिक सेवाएं। हस्तांतरित विषय में थे शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्तता, शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा आग्रहारदान। आरक्षित विषय, नोट में आरक्षित विषय क्या है, विषयों का प्रशासन गवर्नर कौन करता था, तो गवर्नर और उसके कार्यकारी परिषद, कौन, गवर्नर और उसके कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था। जबकि हस्तांतरित विषय का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया। किस एक्ट के द्वारा, तो 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितने एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया, तो 1935 ईस्वी को के एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया। किस एक्ट के द्वारा, तो 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया है। चौथा है कि भारत सचिव को अधिकार दिया, भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है, भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। क्या किया गया, तो एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अतः 1926 ईस्वी में, कब, तो 1926 ईस्वी में ली आयोग, 1926 ईस्वी में ली आयोग जो 1923 से 24 तक सिफारिश कर दिया गया। सिफारिश पर सिविल सेवकों को भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। सिविल सेवकों के भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। छठा है, इस अधिनियम के अनुसार, किस अधिनियम के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद, इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर, किसको छोड़कर, कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक है, 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक है। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया, एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप से बनाया गया। कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत
करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित इसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधायक को वीटो करने तथा सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को समान हो जाते थे। वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिनका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। क्या होता था? तो विधिक प्रभाव होता था। चलिए, नोट है क्या कि मार्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 अर्थात मार्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। इसलिए बाबू लोग अभी ध्यान से सुनिए, हम इसको पूरे वन लाइनर क्वेश्चन लिख चुके हैं। हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो ऐसे ही क्यूज करेंगे, ऐसे ही फोटो दिखाते रहेंगे, पूछते रहेंगे। चूँकि हमारा नोट बनकर तैयार है, वीडियो लंबी होने की वजह से हम यहाँ से भी फिर वीडियो को काट रहे हैं। और हम देखते हैं कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। इससे पहले सिर्फ पुरुष को था। महिलाओं को 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये पूछ सकता है कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड जॉर्ज था। इसलिए बाबू लोग आज हम यहाँ से भी वीडियो को काट रहे हैं, चूँकि फिर भी बहुत लंबा हो रहा है। नेक्स्ट दिन हम इसका तीसरा एपिसोड लेकर आएंगे, भारत परिचय की तीसरा एपिसोड। तो हम यहाँ से चर्चा करेंगे 1935 को भारत शासन अधिनियम के तहत 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसका चर्चा करेंगे। अखिल भारतीय संघ का चर्चा करेंगे, प्रांतीय स्वायत्तता की चर्चा करेंगे, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की भी चर्चा करेंगे। और इन्हीं के साथ ये पेज ख़त्म होने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, जिसमें क्या लिखा है, परिसंघ सूची के विषयों पर, परिसंघ विधानमंडल में विधान बनने की अन्य शक्ति, यहाँ चर्चा करेंगे। इसके बाद जो है सो हम अगला वीडियो सिर्फ यहाँ तक डालेंगे, भारतीय संविधान सभा से ऊपर ही डालेंगे, सिलहट जिले ने इससे ऊपर डालेंगे। इसके बाद जस्ट यहाँ तक की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, जो बहुत महत्वपूर्ण बनेगा, तो हम डालने की प्रयास करेंगे, जैसे हम आपको बोले थे। तो इसका वीडियो बनाने के बाद इससे ऊपर तीसरा एपिसोड बन रहा है। तीसरा एपिसोड बनने के बाद हम सिर्फ चाहे अगला क्वेश्चन जो हम रखेंगे इसी में से जितना पूछेंगे, चाहे वो जितना भी समय का हो, हम कोशिश करेंगे बहुत कम समय में कवर कर लेंगे। तब इसके बाद इतना ऑब्जेक्टिव होने के बाद, ऑब्जेक्टिव जो है सो इस संबंधित जो पहला चैप्टर संविधान का होता है वो डालेंगे, चाहे वो जहाँ से भी लिए हो, लेकिन फिर भी डालेंगे। भारतीय संविधान सभा हम अगला एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। आप लोग देखते रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।